हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है, क्या शादी के बाद रघु को मिला माता पिता का आशीर्वाद। क्या आप मेरी बात सुनने की कृपा करेंगी। रघु चीखा था, पर उसकी पत्नी ईशा एक शब्द भी नहीं सुन पाई थी। वो कंप्यूटर पर काम करते हुए ईयरफोन से संगीत का आनंद भी उठा रही थी, लेकिन ईशा ने रघु की भाव भंगिमा से उसके क्रोधित होने का अनुमान लगाया और कानों में लगे तारों को निकाल दिया। क्या है, क्यों घर सिर पर उठा रखा है। ईशा भी रघु की तरह क्रोध में चीखी। तो सुनो, मेरी कज़न रम्या विवाह के बाद यहीं वॉशिंगटन में रहने आ रही है। उसके पति रोहित यहाँ किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत हैं। विवाह के बाद वो भारत से पहली बार यहाँ आ रही है। उसका फ़ोन आया तो मुझे मजबूरन कुछ दिन अपने साथ रहने को कहना पड़ा। रघु ने स्पष्ट स्वर में कहा। रम्या, कुछ जाना पहचाना नाम लगता है। कहीं वही तुम्हारी बुआ जी की बेटी तो नहीं, जिनके पड़ोस में तुम कई वर्ष रहे हो। हाँ वही, सगी बहन से भी अधिक अपनापन मिला है उससे, इसीलिए ना चाह कर भी अपने साथ रहने का आमंत्रण देने को मजबूर हो गया। क्रोध उतरने के साथ ही रघु का स्वर भी सहज हो गया है। ठीक है, वो तुम्हारी फुफेरी बहन है और ये तुम्हारा घर। मैं कौन होती हूँ उसे यहाँ आने से रोकने वाली। पर मैं साफ कह देती हूँ कि मुझसे कोई आशा मत रखना। अगले 2-3 महीने में बहुत व्यस्त रहूंगी। मुझसे उनके स्वागत सत्कार की आशा मत रखना। ईशा ने अपना निर्णय सुना दिया। थोड़ी कहा सुनी के बाद ईशा दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गई। न जाने क्यों आजकल उन दोनों का हर वार्तालाप बहस से शुरू होकर झगड़े में बदल जाता है। दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त करने भारत से आए थे। पहली बार उसने रघु को विदेशी विद्यार्थी सहायता केंद्र में देखा था और देखती ही रह गई थी। नैन नक्श, रूप रंग, कद काठी, किसी भी नजरिए से वो भारतीय नहीं लगता था। पर उसे हिंदी बोलते देख उसे सुखद आश्चर्य हुआ था। अरे, आप तो हिंदी बोल लेते हैं? ईशा ने आश्चर्य से प्रश्न किया था। शायद आप जानना चाहती हैं कि मैं भारतीय हूँ या नहीं। तो सुनिए, मैं हूँ रघुनंदन, विशुद्ध भारतीय। हिंदी में काम चला लेता हूँ, पर मेरी मातृभाषा तेलुगु है। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से MBBS करके यहाँ रेजिडेंसी कर रहा हूँ। और आप? मैं ईशा, मुंबई से B फार्मा करके यहाँ MS कर रही हूँ। पहली बार अमेरिका आई हूँ। अतः जहाँ भी कोई भारतीय नजर आता है तो मन बात करने का मचल उठता है। ईशा ने अपना परिचय दिया। यकीन मानिए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। यहाँ आपको इतने भारतीय मिलेंगे कि विदेश में होने की भावना अधिक समय तक मन में नहीं टिकेगी। कहकर रघु हंस दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच मित्रता गहरी होने लगी। दोनों इतनी जल्दी विवाह के बंधन में बन जाएंगे, ये दूसरों ने तो क्या, स्वयं रघु और ईशा ने भी नहीं सोचा था। वर्षों पहले ईशा के माता पिता कार दुर्घटना में चल बसे थे। संपन्न परिवार की इकलौती वारिस ईशा को उसके नाना नानी और मामा ने बड़े प्यार से पाला। रघु ने ईशा के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा तो ईशा ने तुरंत स्वीकार कर लिया। ईशा के नाना नानी ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। साथ ही राहत की सांस ली कि ईशा ने स्वयं ही योग्य वर चुन लिया। पर रघु के माता पिता को जब ये बात पता चली कि ईशा दूसरी जाति की है तो उन्होंने मुंह बना लिया। उनके यहाँ एक पंडित हर चौथे दिन आता था और उसने उन्हें पढ़ा दिया था कि विजाति में विवाह करने से नरक मिलता है। जब तुमने निर्णय ले ही लिया है तो हमारे आशीर्वाद की क्या जरूरत है। समझ लेना, हम दोनों मर गए तुम्हारे लिए। पिता का ईमेल पढ़कर सकते में आ गया रघु। ईशा और रघु एक सादे समारोह में विवाह के बंधन में बंध गए। ईशा के नाना नानी उसके विवाह का जश्न मनाना चाहते थे, पर रघु ने साफ मना कर दिया। भारत जाने पर यदि वो अपने घर नहीं जा सकता तो कहीं नहीं जाएगा। रघु के कई संबंधी आसपास ही रहते थे, पर उसके माता पिता के डर से अधिकतर उससे कतराने लगे थे। विवाह के बाद दोनों ने सुखद भविष्य की कल्पना की थी, पर विवाह पूर्व का प्रेम कपूर की भांति उड़ गया। दोनों हर बात पर भड़कते हुए एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते और एक दूसरे को आहत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। ऐसे में रम्या के आने का समाचार सुनकर पुलक उठा था रघु। रम्या और उसके परिवार से उसकी अनेक मधुर यादें जुड़ी थी। उसे लगा मानो रेगिस्तान में गर्म हवा के थपेड़ों के बीच अचानक ठंडी बयार बहने लगी हो।
उसने सोचा था कि रम्या के आने का समाचार सुनकर ईशा खुश होगी। विवाह के बाद पहली बार उसके परिवार का कोई आ रहा था, पर ईशा के व्यवहार ने उसे बहुत आहत किया था। अगले 2 सप्ताह रघु ने जितने उत्साह से रम्या के स्वागत की तैयारी की, उतनी तो अपने विवाह की भी नहीं की थी। ईशा कुतूहल से सब देखती, पर देखकर भी अनदेखा कर देती। ना वो टोकती, ना रघु उत्तर देता। दोनों के बीच दिन रात की चिकचिक का स्थान अब तटस्थता ने ले लिया था। रम्या और रोहित जब आए तो ईशा अपने कक्ष में थी। रम्या का चहकना सुनकर वो अपने कक्ष से बाहर आई। ईशा भाभी, रम्या उत्साह से बोली और लपक कर ईशा से लिपट गई। रोहित, मैं कहती थी ना कि रघु भैया ने हीरा चुना है ईशा के रूप में। कैसी गरिमापूर्ण व्यक्तित्व है और कैसा अद्भुत सौंदर्य। रम्या ने रोहित से कहा। इसमें कतई संदेह नहीं, मैंने तो फोटो देखते ही कह दिया था। रोहित ने हाँ में हाँ मिलाई। फोटो से कहाँ पता चलता है, वो ना बोलता है ना भावनाओं को व्यक्त करता है। रम्या अब भी मुग्ध भाव से ईशा को निहार रही थी। रम्या, छोड़ो ये नक्शिक वर्णन, दोनों जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। आज का भोजन हम बाहर ही करेंगे। रघु ने रम्या के वार्तालाप को बीच में ही रोक दिया। क्या रघु भैया, हवाई जहाज का बेस्वाद खाना खाकर परेशान हो गए हम तो घर का खाना खाएंगे। भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी 5 मिनट में नहा धोकर आई। आज सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी। और रम्या तुरंत बाथरूम में चली गई। रम्या शीघ्र ही नहा धोकर आई। गुलाबी रंग के सूट में एकदम तरोताज़ा लग रही थी। ईशा कनखियों से उसे देखती रही। कोई खास गहने नहीं पहने थे उसने। गले में मंगलसूत्र और दोनों हाथों में सोने की 4-4 चूड़ियाँ। कानों में शायद हीरे के कर्णफूल थे। हाथ पैरों में लगी मेहंदी देखकर वो स्वयं को रोक नहीं सकी। बड़ी अच्छी मेहंदी लगाई है, रंग अभी तक गहरा है। ईशा ने रम्या की हथेलियाँ थामते हुए मेहंदी के डिज़ाइन पर नज़र दौड़ाई। इतनी आसानी से थोड़ी छूटेगी, पूरे 8 घंटे बैठकर लगवाई थी। और रम्या खिलखिलाकर हंसती। कोई बात नहीं, विवाह क्या बार बार होता है। हमारे विवाह में न मेहंदी, न डोली, न बाजा और ना ही बाराती, बस 2-4 मित्र और 2 हस्ताक्षर। क्या कह रही हो भाभी? मेरे लिए कौन करता ये सब? माता पिता तो रहे नहीं, नाना नानी, मामा मामी यहाँ आ नहीं सके, हम वहाँ गए नहीं। और रघु के माता पिता के बारे में तो तुम जानती ही हो। खाना बनाते हुए दोनों घनिष्ठ सहेलियों की तरह बातें कर रही थी। अरे, मैं तो भूल ही गई, कितनी मूर्ख हूँ मैं भी। अचानक रम्या ने माथे पर हाथ मारा। फिर मेरे साथ आओ कहकर वो ईशा को अपने साथ खींच ले गई। ये देखो, आप दोनों के लिए शांता मामी ने भेजा है। शांता मामी आप दोनों को बहुत याद करती हैं। रघु का नाम लेते ही उनकी आंखें छलछला जाती हैं। मनोहर मामा कुछ नहीं बोलते या फिर उनका दर्प बोलने नहीं देता, पर मन की बात चेहरे पर आ ही जाती है। उनकी दयनीय स्थिति देखकर कलेजा मुंह को आता है। ईशा ने सिल्क की भारी जरी की साड़ी पर हाथ फेरा था। कढ़ाईदार साड़ी और एक हीरे का सेट। उपहार देखकर ईशा बुत सी बनी बैठी रह गई। रघु के लिए शेरवानी नुमा कुर्ता पजामा है। मामी का बहुत मन था कि रघु अपने विवाह के समय इसे पहने। पता नहीं रम्या, मैं ये सब उपहार ले भी पाऊंगी या नहीं। रघु को तो तुम जानती हो, वो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। मैं खूब जानती हूँ रघु को। भाभी, ये तो माता पिता का आशीर्वाद है, इसे अस्वीकार करके तुम उनका अपमान नहीं कर सकती। और फिर रम्या ने उपहार ईशा का कक्ष में रख दिए। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, किसने बनाया है? रघु ने भोजन करते हुए पूछा। हम दोनों ने मिलकर बनाया है, कहते हुए ईशा को न जाने क्या क्या याद आया। नानी ने बड़े जतन से उसे खाना बनाना सिखाया था। उसके बनाए खाने की सब कितनी प्रशंसा करते थे। क्या हो गया है उसे? विवाह के बाद तो उसकी जीवन में रुचि ही समाप्त हो गई है। रम्या और रोहित एक सप्ताह ईशा और रघु के साथ रहे। इस बीच रोहित ने अलग अपार्टमेंट ले लिया। विवाह पूर्व वो अपने मित्र के साथ रहता था, किंतु नई जगह रम्या को अकेलापन न लगे, इसीलिए रघु के घर के पास ही नए घर में व्यवस्थित होने का निर्णय लिया था। जब भी समय मिलता दोनों मिलने चले आते। रम्या ने शीघ्र ही कुछ नए मित्र भी बना लिए और कुछ पुराने खोज निकाले। जब से रम्या आई थी, ईशा की जीवन शैली भी बदलने लगी थी। रम्या ने उसके जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर दिया था।
इसी बीच 7 महीने का समय बीत गया। एक दिन रम्या और रोहित अचानक आ धमके, आज हम बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं, चाय पानी सब बाद में। रम्या आते ही बोली, तो पहले ही कह डालो, फिर चैन से बैठो। रघु ने कहा, हम भारत जा रहे हैं। रम्या ने नाटकीय अंदाज में कहा, क्या सदा के लिए? नहीं मेरे भोले भैया, केवल 1 माह के लिए। दिव्या का विवाह है। और दिव्या कौन? ईशा ने पूछा। रम्या की छोटी बहन, रघु का उत्तर था। और क्या, मनोहर मामा की षष्ठी पूर्ति, 60 साल का होना। उत्सव है 20 जून को। अच्छा, रघु के मुख से निकला, आप दोनों भी चलने की तैयारी कर लो। रम्या ने मानो आदेश दिया हो। हम क्यों? रघु ने पूछा। ये भी ठीक है, आप तो मेरे विवाह में भी नहीं आए थे, तो दिव्या के विवाह में क्यों जाने लगे? पर मनोहर मामा की षष्ठी पूर्ति के उत्सव में तो आप अवश्य जाना चाहेंगे। कभी नहीं, उन्होंने तुम्हें आमंत्रित किया है, सभी मित्रों संबंधियों को भी किया होगा, पर मुझे सूचित करने की ज़रूरत नहीं समझी। ये भी ठीक है, फिर भी सोच लो, अपने घर जाने के लिए भी क्या किसी निमंत्रण की ज़रूरत होती है? रम्या, क्या तुम पापा के क्रोध को नहीं जानती? हमारे विवाह के समय उन्होंने हमें आशीर्वाद तक नहीं दिया। तुमने आशीर्वाद मांगा ही कब भैया? क्या तुम ईशा को लेकर एक बार भी उनसे मिलने गए? उन्होंने कभी बुलाया भी तो नहीं। विवाह तुमने अपनी मर्जी से किया, तुम्हें स्वयं जाना चाहिए था। ये देखो, षष्ठी पूर्ति उत्सव का निमंत्रण पत्र, उत्तराकांक्षी के स्थान पर तुम्हारा नाम लिखा है। तुम्हें तो स्वयं जाकर सारा प्रबंध करना चाहिए। मनोहर मामा का जन्मदिन तो याद है ना तुम्हें? और रम्या ने निमंत्रण पत्र रघु की ओर बढ़ा दिया। रघु देर तक निमंत्रण पत्र को देखता रहा, फिर रम्या को लौटा दिया। तुम्हारे तर्क अपने स्थान पर ठीक है रम्या, पर मैं इस तरह जाने के लिए स्वयं को आश्वस्त नहीं कर पा रहा हूँ। रघु ने 2 टूक शब्दों में कहा। कुछ देर तक मौन पसरा रहा, मानो चाह कर भी कोई कुछ बोल नहीं पा रहा हो। रम्या, रघु अपनी मर्जी के मालिक हैं, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे नाना नानी से भी क्षमा मांगनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। रघु के माता पिता से मेरा भी कोई संबंध है। अपने माता पिता को तो मैं खो चुकी हूँ, पर अब उन्हें नहीं खोना चाहती। ईशा ने अपना निर्णय सुनाया। ये हुई ना बात, मुझे अपनी ईशा भाभी पर गर्व है। हम गर्मा गर्म जलेबियाँ और समोसे लेकर आए थे। 50% लक्ष्य प्राप्त करने में तो हमें सफलता मिल ही गई। चलो अब गरम गरम चाय पियेंगे। और फिर रम्या और ईशा चाय बनाने चली गईं। रोहित जलेबियां और समोसे प्लेट में लगाने लगा। रघु मुंह फुलाए सोफे पर बैठा अपने ही विचारों में खोया था। भ्राताश्री, कब तक यूं बैठे रहेंगे? आइए चाय लीजिए। रम्या नाटकीय अंदाज में बोलकर खिलखिला दी। रम्या, बहुत नटखट हो गई हो तुम, जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। रघु चाय का कप उठाते हुए बोला। कैसी बातें करते हो भैया, मजाक और आपका? मैं ऐसा साहस भला कैसे कर सकती हूँ? मैं तो केवल आपको अपने साथ भारत ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। रम्या मुस्कुराई। लगता है तुम अपनी कोशिश में कुछ कुछ सफलता प्राप्त कर रही हो। कुछ कुछ सफलता? अर्थात आप भी हमारे साथ चल रहे हैं? हाँ, जब ईशा ने जाने का निर्णय ले ही लिया है, तो मैं उसे अकेले तो नहीं छोड़ सकता। रघु ने संकुचित स्वर में कहा, तो हंसते हुए भी ईशा की आंखों में आंसू भर आए, जिन्हें छिपाने के लिए उसने मुंह फेर लिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।